शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन जारी है। विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी टिकट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर कई मौजूदा विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताया, बीजेपी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं चौंकाने वाले नाम। पिछले करीब 7 घंटे से गुरुग्राम कार्यालय में मीटिंग चल रही है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर मंथन कर रही है कमेटी। झज्जर, सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों पर मंथन पूरा हो चुका है। बाकी सीटों के लिए बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति कर रही है मंथन। सीएम नवाब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नामों का पैनल भेजा जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन लगातार जारी है। सुबह से हरियाणा न्यूज इस खबर पर बने हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं, कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। कई मौजूदा विधायक तो पिछले करीब 7 घंटे से गुरुग्राम कार्यालय में चल रही है मीटिंग। 17 जिलों के टिकटों पर मंथन कर रही है कमेटी। झज्जर, सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों पर मंथन पूरा हो चुका है। बाकी सीटों के लिए बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति मंथन कर रही है। सीएम नवाब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नामों का पैनल भेजा जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता श्री लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, लगातार आप बनी हुई है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। और दूसरा ये है कि ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कई विधायकों की टिकट कट सकते हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कई मौजूदा विधायक या कई मौजूदा मंत्रियों की टिकट इस बार कट सकती है। कुछ पैरामीटर तय किया गया है जिसे देखा जा रहा है कि कौन कौन उस पैरामीटर के अंदर आते हैं, उन्हें ही इस बार टिकट दी जाएगी। उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज मौजूद हैं। मनोज, पैरामीटर तय किया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर तय किया गया है और क्या क्या है जिसकी वजह से, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकती है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, यहां तक कि मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए अपराजिता, जैसा कि भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि करीब 25% सीटों पर जो है वो नए चेहरों को देखना वो चाहेंगे, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं या जो उम्मीदवार हैं, लोगों के बीच में उनकी कैसी छवि है, कैसी परफॉर्मेंस है, ये पूरा सर्वे किया गया है। कितना अनुशासित हैं वो, डिसिप्लिन कितना है अपनी पार्टी को लेकर, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं उसको पूरी तरह से मंथन किया गया है। उसके बाद ही जो उम्मीदवार हैं 90 की 90 सीटों से, उनको फाइनलाइज किया जाएगा। देखिए मनोज, अगर हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो उसमें उम्र भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो जाता है। तो किस तरीके से उस पैरामीटर को देखते हैं? क्या अगर उम्र को देखा जाए, नए चेहरे को अगर मौका देता है, तो क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब की बार युवा और महिलाओं को एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं, और जरूर ये कहीं ना कहीं भाजपा कहती नजर आती है कि इस बार जो भी कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकती है, बताओ, लेकिन शर्त उसकी जो है, जो क्राइटेरिया, जो उसका पैरामीटर्स हैं, उसमें सर्वे के अंदर साफ साफ ये चीजें कही गई हैं कि उसकी छवि ठीक होनी चाहिए, उसका डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज जो युवा हैं वो भी राजनीति में बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि अब की बार युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके से अगर डिसिप्लिन की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन के बहुत मानी जाती है। साथ ही महिलाओं का भी किस तरीके से इक्वली प्रोपोर्शन रहे, ये भी भारतीय जनता पार्टी काफी ध्यान में रखती है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र भी मौजूद है। हितेंद्र, कई पैरामीटर तय किए गए हैं कि जिस तरीके से मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकती है, मंत्रियों की टिकट कट सकती है, पैरामीटर तय किया गया है, सर्वे किया गया है। किस तरीके से आप उम्र की अगर फैक्टर देखते हैं, डिसिप्लिन को देखते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या युवा चेहरा को मौका देना एक बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या साबित हो सकता है? अपराजिता, कई चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके उम्मीदवार का चयन किया जाता है, और इसीलिए ये मंथन चल रहा है, इसीलिए ये बैठकें चलती हैं, चाहे प्रदेश स्तर की बैठक की बात करें, जिला स्तर की बैठक की बात करें, या फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें, क्योंकि अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह से जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए जरूर कुछ हद तक इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखी जाती है वो होता है जीतने की क्षमता।
चुनाव में क्या आप जीत पाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां हैं उनको बीजेपी पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए है? लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आपके सामने हैं, 5 सीटों पर आपको हार का सामना करना पड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी अगर किसी चीज में छूट दे सकती है, यानी कि अगर आप बयानबाजी थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि पुरानी हो गई है पार्टी, 10 साल तक सरकार हो गया है, सरकार में हो गए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी है सामने। एंटी इनकम्बेंसी के सामने अगर पार्टी में, क्योंकि अनुशासनहीनता भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, जिस तरह से गुटबाजी का असर भी इस बार बीजेपी में कुछ हद तक, जो कि अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है, उसमें भी हरियाणा में गुटबाजी का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। भीतरघात की भी चीजें लोकसभा चुनाव में हमने सुनने को मिली हैं, उन कैंडिडेट से जो हारे हैं उनकी तरफ से भी भीतरघात की लेकर के बात कही गई है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी परिवार के लोगों को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, चाहे हम रावेंद्रजीत की बेटी आरती राव की बात करें, या फिर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो कि विधायक भी हैं उनकी बात करें, या फिर जो अन्य लोग हैं, चाहे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की भी बात बताई जा रही है कि वो भी अपने किसी रिलेटिव के लिए टिकट मांग रहे हैं। सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह, वो भी बताया जा रहा है कि अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जो नेता हैं उनसे वो जो अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने बेटे बेटी के लिए जो टिकट मांग रहे हैं, इस बार बताया जा रहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों पर भी दांव लगा सकती है, यानी कि जो परिवार जिस क्षेत्र में अपनी क्षमता रखता है, जिस क्षेत्र में जनाधार रखता है, वहां पर उन लोगों को टिकट दिए जाने की संभावना इस बार ज्यादा है, जो कि बीजेपी के जो पुराने नियम रहे हैं कि परिवार में किसी को टिकट नहीं दी जाएगी, उसके कहीं ना कहीं अलग है, उसके खिलाफ है। तो क्या अगर परिवारवाद की जिस तरह आपने बात की थी, तो क्या परिवारवाद अगर देते हैं सेम ही परिवार के लोगों को, तो क्या विपक्ष इस चीज को लेकर के हमला नहीं कर सकता है? बिल्कुल हमलावर होगा विपक्ष, और विपक्ष इस तरह की बातों को लेकर के जरूर बीजेपी को घेरने की कोशिश करता भी रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अलग राज्यों में भी इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। और अगर हरियाणा में ऐसा होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज उठाई जाए, लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जिस क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में किसी परिवार का दबदबा है, किसी परिवार की वहां पर चलती है, जैसे कि रावेंद्रजीत सिंह का हम बार बार जिक्र करते हैं, बीजेपी में अगर सबसे प्रमुख चेहरा जो अपनी बेटी के लिए टिकट की दावेदारी करते रहे हैं अलग अलग चुनाव में, वो रावेंद्रजीत सिंह है। आरती राव को बहुत पहले से चुनाव में उतारना चाहते थे लेकिन नहीं उतार पाए। अगर उनको टिकट दी जाती है तो वो जिस भी सीट को चुनेंगे, जिस भी सीट पर अगर उनकी मनपसंद सीट पर उनको उतारा जाता है, टिकट दी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में, गुरुग्राम के क्षेत्र में, अहीर बेल्ट में रावेंद्रजीत सिंह का काफी अच्छा प्रभाव है, तो वो सीट निकाल सकते हैं। अब फिलहाल चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि सरकार बनानी है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो भी प्रयोग करना पड़ेगा, इस बार बीजेपी करने से हिचकेगी नहीं, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति है। जिस तरह का लोकसभा चुनाव का परिणाम हमने देखा, उसको ध्यान में रखते हुए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, उसको किस तरह से उस पर पोछा लगाया जाए, किस तरह से उसको प्रो इनकम्बेंसी में बनाया जाए, किस तरह से जो नाराजगी अलग अलग वर्गों की, उसको किस तरह से उन्हीं लोगों का, उन्हीं वोटर्स का वोट हासिल किया जाए, उस पर काम बीजेपी कर रही है। यानी कि एक रणनीति है, और रणनीति के लिए बैठकें चल रही हैं, रणनीतिक बैठकें चल रही हैं लगातार। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की बैठकें चल रही हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, रोहतक की बात करें या दिल्ली की बात करें। केंद्रीय नेताओं में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं से बातचीत कर चुके हैं, सीएम नायब सैनी से मुलाकात कर चुके हैं, बुला चुके हैं। मोहनलाल बडोली को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो खुद जाकर के मिले। जितने भी सांसद हैं बीजेपी के, चाहे लोकसभा के सांसद हैं या राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। अमित शाह के आवास पर मंथन हो चुका है। तो इस तरह से जो रणनीतिक बैठकें चल रही हैं, जिस तरह का विशेष फोकस बीजेपी बनाए हुए है हरियाणा को लेकर के, हरियाणा के तमाम जो नेता हैं उनको क्षेत्र में सक्रिय किया, एक्टिव किया, और जन समस्याएं सुनने के लिए अलग अलग कैंप लगाए गए, अलग अलग वर्गों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। तमाम जो घोषणाएं पिछले दिनों की गई हैं उनको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा, लेकिन विपक्ष के पास पूरी तरह से कोई काट है नहीं उन घोषणाओं को लेकर के। उन घोषणाओं को लेकर के नोटिफिकेशन तक जारी हुए, तो उनका जो सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और इसीलिए अब ये मंथन जो किया जा रहा है अंतिम पड़ाव है, एक तरह से अंतिम जो फैसला बीजेपी कर सकती है अपनी तरफ से, वो अंतिम यही है कि एक ऐसे उम्मीदवार को उतारे जिसको लोग पसंद करते हों, जो थोड़ा अनुशासन में रहने वाला हो, अच्छी छवि हो, अपने क्षेत्र के लोगों में मजबूत पकड़ हो और जिताऊ हो पूरी तरह से। तो उसी पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, या पहले चुनाव लड़ चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी टिकट भी कट सकती है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। 25% नए चेहरे चुनाव में देखने को मिलेंगे, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं। तो 25% से थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम भी हो सकते हैं, लेकिन उस संकेत से कम ये साफ होता है
कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट कार्ड उनका अभी तक का रहा है। अगर 10 साल हो गए हैं तो 10 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है, अगर 5 साल ही हुए हैं तो 5 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है। वो तमाम महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो ध्यान में रखे जाएंगे। हितेंद्र, महिलाओं की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका एक अंश इस बार विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या इस बार देखने को मिल सकता है? अगर महिलाओं की जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होती है तो किस तरीके से वो मैदान में उतरेगी? क्या एक अच्छी छवि बीजेपी की सामने मैदान में उतर कर आएगी? बिल्कुल, हमने देखा पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों को भी टिकट दी गई, बीजेपी की तरफ से महिलाओं को टिकट दी गई। इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो कोई भी उम्मीदवार महिला नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में। तो उसकी भरपाई करने के लिए ऐसा हो सकता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं महिलाएं, उनको टिकट दी जा सकती है। एक पूर्व सांसद हैं, उनकी टिकट क्योंकि लोकसभा के चुनाव में कटी तो उनको अब विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। उनके अलावा और भी कई ऐसी महिलाएं हैं अपने अपने क्षेत्रों में जो काफ़ी सक्रिय हैं, जिताऊ कैंडिडेट हो सकती हैं, उन पर दांव लगाया जा सकता है। और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को रिझाने के लिए जिस तरह के फैसले पिछले दिनों सरकार की तरफ से लिए गए हैं, तो उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि युवा मतदाता में, जो युवा मतदाता हैं देश भर में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकप्रियता कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में जो नाराज हुए थे किसी न किसी रूप से, चाहे वो अग्निवीर योजना से युवा नाराज हुए या बेरोजगारी की वजह से युवा नाराज हुए, तो उनके लिए नौकरियों का पिटारा सरकार ने खोला। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से भर्तियां करने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार भर्तियां की गई, बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, रोजगार दिया गया है युवाओं को, तो उससे लुभाने का प्रयास किया गया है युवा वर्ग को, महिलाओं को लुभाने का प्रयास किया गया। कई तरह की बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए की गई। ओबीसी वर्ग पर विशेष रूप से दांव लगाया गया है, जिस तरह से सीएम नायब सैनी को फेस बनाया गया, सीएम फेस बनाया गया। हालांकि अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीएम नायब सैनी क्या करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी सीट से, क्योंकि जब सीएम से इस बारे में पिछले दिनों सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जहां से भी पार्टी कहेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उन्होंने भी मना नहीं किया कम से कम। और अब क्योंकि अब अंतिम फैसला लिया जाना है, केंद्रीय चुनाव समिति के पास 25 तारीख को पूरी लिस्ट जाएगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि सीएम कहां से लड़ेंगे या बाकी अन्य उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। तो हर तरह से हर वर्ग को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार। कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति रही है लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, एक आत्मविश्वास जगह है कांग्रेस पार्टी में कि वो सत्ता में आ रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि वो तीसरी बार सत्ता में आए, हैट्रिक लगाए, क्योंकि 50-50 का मुकाबला था। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट परसेंटेज बीजेपी के पास ज्यादा थे, तो ऐसे में बीजेपी का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है वोट परसेंटेज के हिसाब से। और इसीलिए बीजेपी पुरजोर कोशिश इसमें लगी हुई है कि वो हैट्रिक लगा लेंगे अगर वो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं। लेकिन राहें इतनी आसान नहीं है, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, बेगा मंथन चल रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रोहतक में हुई और अब चुनाव समिति की बैठक यहाँ पर 2 दिवसीय बैठक चली रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक करके एक एक सीट से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो दावेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो जाकर के अपनी अपनी बातें इस पैनल के सामने रख रहे हैं, इस चुनाव समिति की जो कमेटी है इसके सामने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सारे तमाम जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो अनुशासन की बात हो, चाहे वो एज की बात हो, चाहे वो जेंडर की बात हो, क्योंकि महिला और पुरुष वाला फैक्टर भी रहता है, और चाहे वो कास्ट का जो कैलकुलेशन रहती है, जातीय समीकरण जो साधने का प्रयास तमाम पार्टियों की तरफ से किया जाता है। हालांकि कहा नहीं जाता है इस तरह की बातों के बारे में, लेकिन ध्यान हर पार्टी इस चीज पर रखती है कि जातीय समीकरण क्या फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। विनेबिलिटी मेन फैक्टर होता है। अगर आप जिताऊ कैंडिडेट हैं तो आप पर दांव लगाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, अगर बैठक की अगर हम बात करते हैं तो मनोज, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी कि बैठक को लेकर किस तरीके से जो पैनल है वो क्या कुछ पैनल रहने वाला है, एक पैनल में कितने नाम रहने वाले, क्या अनुमान आपके सूत्र क्या बताते हैं? देखिए, 4 से 5 कैंडिडेट जो है वो एक सीट से कोई भी जो 90 विधानसभाएं सीटें हैं उन सभी सीटों पर 4 से 5 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज फाइनलाइज की जाएगी और वो केंद्र के पास भेजी जाएगी। जैसा कि हितेन ने बताया कि बिल्कुल पैरामीटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हैं पूरी तरह से, एज फैक्टर उसके अंदर है और साथ में छवि कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उसके बाद उनको पूरी तरह कसौटी पे परखा जा रहा है। उसके बाद ही इन सब चीज़ों पर जो फाइनलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं वो तभी
उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जाएगा। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो काफी कम समय रहा था, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो काफी कम समय है अभी, तो किस तरीके से देखते हैं कुछ कुछ जो जिम्मेदारी दी गई थी, अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं, भव्य बिश्नोई की बात करते हैं, हिसार की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, सही से परफॉर्मेंस नहीं हो पाई वहां पे, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वापस से उन पर विश्वास जताया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए कई तरह की चीज़ें होती हैं अपराजिता चुनाव में और समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आता है उसके बाद कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद भी अब चुनाव पर मंथन चल रहा है। जिस तरह से बिश्नोई परिवार ने मुलाकात की थी पिछले दिनों, प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, जेपी नड्डा से मिले थे, तो इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं उसके बाद उनको अब कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं, चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई, तो इस तरह की चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही होता है हर विधानसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर भी रिजल्ट नेगेटिव रहते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उन नेताओं को बिल्कुल जिम्मेदारी ना दी जाए, उन नेताओं को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं। अगर आप टिकट किसी और को देते हैं तो वहीं पर परिस्थितियां जो है पूरी तरह से भी घूम सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और अलग अलग सीट पर, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हमने पिछली बार की अगर बात करते हैं, साल 2019 की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाई थी। उसके कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए थे, जैसे अब हो रहे हैं, तो उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को नहीं मिल पाई थी। तो उनको निर्दलीय का या फिर अन्य जो दल हैं, सहयोगी दल, उनका सहारा लेना पड़ा, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के सरकार बनी। और अब क्योंकि 5 ही सीटों पर बीजेपी है और एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और उसके लिए एडी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से फाइट में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी फाइट में नहीं है या फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। फाइट देखने को मिलेगी, जबरदस्त फाइट होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस फाइट के बीच में क्षेत्रीय दल कितना असर दिखाते हैं। निर्दलीय, जो कि पिछली बार भी कई निर्दलीय जो हैं वो जीत करके आए थे, और जो छोटे दल हैं वो जो चाहे जेजेपी, इनेलो की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो ये दल भी कहीं ना कहीं, इनेलो बसपा का गठबंधन इस बार है, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित होंगी। क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से नाराजगी या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से जो लोग खुश होंगे, उसका बहुत ज्यादा एक असर जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क होता है, यही देखने को मिला है पिछली बार के चुनाव में, और इस बार के चुनाव में इसी तरह के प्रयास बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, आपने नंबर्स की बात की, तो क्योंकि देखिए अध्यक्ष भी लगातार, अगर हम बात करते हैं उदय भान की, तो लगातार वो कहते आए हैं कि अगर 2019 में जिस तरीके से 0 अंक था हमारा लोकसभा में, जिसके बाद 31 सीटें वो लेकर आए थे, इस बार 5 सीटें, तो खुद में अनुमान लगाइए 70 पार की तरह लक्ष्य वो देख रहे हैं। तो किस तरीके इन चीजों को देखते हैं? क्या कांग्रेस का यह अनुमान सही रहेगा, या जो भारतीय जनता पार्टी हर बार मैजिक दिखाती है वो चीजें इस बार काम करेगी? हाँ बिल्कुल, बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि रातों रात चुनाव बदल देती है, और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है कुछ हद तक, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, वैसी ही टक्कर उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी रहेगी। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं, और ग्राउंड जीरो पर भी जब हमारी टीम पहुंचती है तो वहां से भी इसी तरह के इनपुट्स निकल करके आते हैं। इसी तरह से लोगों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है कि इन्हीं दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं फाइट रहने वाली है। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय होता है, क्षेत्रीय नेता होता है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर वो किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ हो, तो उनका भी फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उनके हिस्से भी कुछ ना कुछ वोट जाते हैं, भले ही किसी भी नेता का प्रभाव हो, भले ही किसी भी पार्टी का प्रभाव हो। लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ, पीएम मोदी के नाम पर वोट ज्यादा होता है। पिछले 2 चुनाव में बिल्कुल ऐसा देखने को मिला। इस बार हालांकि थोड़ा सा वोट शेयर डाउन गया बीजेपी का, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं मेन जो इस बार भी मोदी फैक्टर काम करेगा, मोदी फैक्टर काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव में साल 2014 में मोदी फैक्टर काम किया, साल 2019 में वो थोड़ा सा कम हुआ, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बीजेपी की बनी, जेजेपी के सहयोग से और निर्दलियों के सहयोग से बनी, तो एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ी, कुछ फैसले ऐसे हुए, कुछ किसान आंदोलन का असर रहा, तो तमाम जो चीज़ें बनी, उसके बाद सरकार ने, बीजेपी ने ये फैसला लिया कि चेहरा बदल देते हैं, चेहरा बदलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह के फैसले लिए गए, जो लोक लुभावने फैसले, अलग अलग वर्गों का साधने का प्रयास किया गया। तो इन तमाम चीज़ों की जो कोशिशें की गई हैं, उनका फैक्टर भी कुछ ना कुछ रहेगा ज़रूर। जिस तरह से किसान अब सीएम नायब सैनी का स्वागत
स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंचों की तरफ से, जो सरपंचों को इतनी बड़ी सौगातें दी गई सीएम की तरफ से, तो उनका भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और इसी तरह से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो फैसले लिए गए, जिनको रोजगार मिला है, उनका भी फर्क पड़ता है। और जो पूरी तरह से नाराज हैं या विपक्षी दलों से के साथ जो कोर वोटर्स जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो ऐसे में चुनाव के समीकरण चुनाव के वक्त में बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कोशिशें अपनी पूरी की जाती हैं। सभी दलों की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जाती हैं, लगातार मेहनत की जा रही है। ग्राउंड पर भी तमाम जो घोषणाएं हैं, तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो भी लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं। और इसी तरह से बीजेपी की सरकार ने काम किया है पिछले 2 महीनों में, पिछले 1-2 महीने में। और सीएम नायब सैनी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा ही रहे हैं, अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं एक फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। सीएम की रैली एक तरफ, दूसरी ओर 3 यात्राएं निकाली गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, क्या उनका क्या असर रहने वाला है? और एक तरफ जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली निकाल रही है, क्या अंतर रहने वाला है उसमें? योजनाएं की आपने जिक्र की, योजनाओं का क्या असर रहने वाला है? क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करते तो जुमलेबाजी कहा जा रहा है, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, सब तमाम चीजें कही जा रही है। किस तरीके से आप यात्राओं को देखते हैं? बिल्कुल, चुनावी मौसम होता है तो वार पलटवार जोरदार तरीके से देखने को मिलता है। काफी हाई वोल्टेज जो सियासी वार पलटवार होता है वो देखने को मिलता है, और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं सुन रहा था, एक बार मुख्यमंत्री नायब सैनी निशाना साध रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। वो कह रहे थे कि वो किस मुंह से वोट मांगेंगे, किस मुंह से वो हिसाब मांग रहे हैं। उनका मुंह तो खून से सना हुआ है, चोर भी हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता इस तरह के आरोप उन पर हिसाब मांगने को लेकर के लगा रहे हैं। तो वहीं क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, पिछले 10 सालों से है, तो ऐसे में बीजेपी से हिसाब मांगने का काम कांग्रेस कर रही है, और इन दोनों दलों से हिसाब मांग रहे हैं दूसरे दल के आपने अब तक क्या किया। क्योंकि इससे पहले 10 साल का टर्म कांग्रेस का रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक सरकार में रहे, वो चलाते रहे। तो उनके जो कार्यकाल के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बीजेपी सामने लेकर के आ रही है, और इस सरकार की, बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं फेलियर बताया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। तो ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, और 10 साल का हिसाब जहां सरकार से मांगा जा रहा है, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार से भी बीजेपी हिसाब मांग रही है। उनके कुछ ऐसे उस टाइम के जो कथित घोटाले रहे हैं या जो कांड रहे हैं, उन पर सवाल उठाया जा रहा है, उन पर उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। और लोगों में एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो सरकार ठीक नहीं थी, आपकी जो सरकार चल रही है वही ठीक चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के दावे जो हैं वो लगातार कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, और अन्य दलों की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन इस बार होगा। लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी फाइट से बाहर है या बीजेपी फाइट में नहीं है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में इस बार मेन फाइट जो है वो मानी जा रही है, और अन्य बाकी जो दल हैं वो भी अपना पुरजोर अपनी ताकत लगा रहे हैं चुनाव में। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वैसी ही स्थिति बनेगी इस बार जैसी साल 2019 में बनी थी, कि पूर्ण बहुमत किसी के पास भी नहीं, किसी तीसरे की जरूरत है, किसी अन्य निर्दलियों की जरूरत है, या फिर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी या नहीं। ये तो देखना चुनाव के परिणाम जब सामने आएंगे, ये तो तभी पता चल पाएगा कि कौन किसमें कितना दम है। लेकिन अभी जो सभी सियासी योद्धा हैं वो चुनावी दंगल में हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है, जनता को भी इस बात का इंतजार है कि हमारी सीट से आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि परिवर्तन आए, भारतीय जनता पार्टी है कि वापस से डबल इंजन की सरकार आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि परिवर्तन चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे परिवर्तन चाहते हैं। आप बाकी पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे कि पहले कहा कि बाकी पार्टियां भी सभी राजनीतिक दल हैं, सभी ये चाहते हैं कि हम सत्ता में भागीदार हों, लेकिन कुछ दलों के सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कम से कम वो सत्ता में नहीं आने वाले। तो वो इस तरह की बातें कहते हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, हम किंगमेकर की भूमिका में होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या जेजेपी की बात करें। हालांकि जेजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं, जिस तरह से 1% से भी कम वोट उनको मिले लोकसभा चुनाव में। और अगर क्षेत्रीय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उनके जो मेन जो चेहरे थे, जो मुख्य चेहरे थे, विधायक थे, उसमें से 10 विधायक में से कुल 7 विधायक जो हैं वो पार्टी लाइन से बाहर जा चुके हैं, कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में, कुछ अलग ही नाराज हैं। तो इस तरह की स्थिति जेजेपी में देखने को मिल रही है। तो जेजेपी के बारे में अभी कौन उनके चुनावी चेहरे होंगे, लोग उन पर कितना भरोसा जताएंगे, क्योंकि लोगों में नाराजगी है, लोग उन पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं, गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं। कि तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है, और विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगी या किस बेसिस पर टिकट मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार आप बने हुए हैं, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपराजिता और मनोज और हितेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।